हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है शिक्षण से संबंधित सीटेट के जो है साइंस के 30 प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग वीडियो का पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। पूछा है नहीं होता है। तो ऑप्शन जैसे आपका है दही बनने में, बी है डबल रोटी पकने में, सी है गन्ने के रस के किण्वन में, डी है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो इसमें है दोस्तों, पूछा है निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो हमारा जो है दही जो है दूध से दही बनना है, जो ये रासायनिक प्रक्रिया है, आपका जो है बैक्टीरिया का उपयोग इसमें होता है। पूछा है डबल रोटी पकने में, तो डबल रोटी में जीवाणु का उपयोग नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। गन्ने के रस के किण्वन में, तो आपका जो है इसमें उपयोग होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसमें भी जो है उपयोग होता है जीवाणुओं का। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है। पूछा है कौन सा अन्य से भिन्न है। तो ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी है मरुस्थलीकरण, सी है अपरदन, डी है संरक्षण। तो इसमें से कौन सा भिन्न मित्रों, जैसे वनोन्मूलन हुआ, मरुस्थलीकरण हुआ, तथा जो इसमें जो अपरदन आपका जो है ये जो ह्रास का है, जैसी जैविक विविधता के ह्रास का उत्तरदायी माना जाता है। और यहाँ पे जो है आपका डी है संरक्षण। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वनों का जो है संरक्षण के बारे में बताया गया, यानी जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो ये आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। पूछा है कौन सा भिन्न है, तो आपका हो जाएगा संरक्षण। बाकी तीनों से जो होता है पर्यावरण का क्या है, ह्रास होता है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बी है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, सी है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, और डी है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो है जो नहीं सही है उसी का आपका जो है सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन इसमें है जैसे पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका जो है ऑप्शन जो है आपका जो है सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी है सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही। और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, यह आपका जो है गलत हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्रिस्टलीकरण जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन ना है होने के बजाय यह एक भौतिक परिवर्तन है, जिसके तहत केवल भौतिक गुणों में जो है परिवर्तन होता है। और जबकि जैसे पाचन हुआ, प्रकाश संश्लेषण है, और श्वसन रासायनिक परिवर्तन, यदि श्वसन जो है श्वसन एक रासायनिक, ये सब तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 4 है मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य क्या है। जो मछलियों का गिल होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन है वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, बी है जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में जितने पोषक हैं उसको अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, डी है जल में अपशिष्टों का उत्सर्जित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। जो मछलियों का जो क्लोम होता है, जो गिल होता है, मछलियों के प्रमुख उसको श्वसनांग माना जाता है, जो उसका श्वसन अंग माना जाता है, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करने की उनकी सहायता करता है। क्लोम में जो है रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसीय विनिमय में सहायक होता है। तो यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या जो है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 5 है यदि संयोजक तार नहीं है, एक संयोजक तार यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है कागज की पट्टिका, बी है रबड़ की पेटी,
सी है लकड़ी की छड़, डी है ब्लेड। इसमें पूछा जो विद्युत यदि संयोजकता नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए, विद्युत परिपथ मतलब दोस्तों जो विद्युत का चालक होता है उसी का जो है पूछा है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो जैसे ब्लेड आपका है कागज़ की पट्टिका, रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़, ब्लेड। तो आपका ऑप्शन जो है डी सज जाएगा या ब्लेड हो जाएगा। ब्लेड एक विद्युत का चालक होता है जो संयोजक तार की अनुपस्थिति में इसका उपयोग विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए जो है इसका उपयोग ब्लेड का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। निम्नलिखित में सही कथन पहचानिए। तो ऑप्शन है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। बी है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का प्रतिशत 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और सी है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और डी है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें से डॉक्टरी थर्मामीटर दिया है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर को जो है केवल मानव के शरीर के ताप को ही मापा जा सकता है, जिसका परिसर जो है इसमें जिसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से जो है अधिक होता है, या लगभग जो है 10 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। या ऑप्शन आपका डी सज जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी कथन आपका सही है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। बी है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सी है सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। और डी है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं। पूछा है कौन सा गलत कथन है, तो क्या होगा दोस्तों या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी आवर्त गतियां वर्तुल गतियां होती हैं। तो या कोई आवश्यक नहीं होता है कि सभी आवर्त गतियां वर्तुलाकार यानी वृत्ताकार गतियां ही हो। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कहा सभी आवर्त गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं, तो आपका जो है ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है सभी आवर्त गतियां वर्तुलाकार गतियां नहीं करती हैं। प्रश्न 8 है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पणों होगा। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण की बात कहा गया है दोस्तों, प्रतिबिंब सीधा बनता है। बी है प्रतिबिंब प्रवास्तविक होता है। सी प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। और डी है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो 8 का क्या होगा मित्रों? तो आपका होता है प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, या आपका जो है सही हो जाएगा। प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यह भी आपका ऑप्शन सी भी सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो आपका जो है डी भी सही है। तो ऑप्शन में देखिए ए सी डी यानी ऑप्शन आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान की प्रकृति संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन है विज्ञान सीखने की अंतर विषयक क्षेत्र है। बी है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। सी विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। डी विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है।
तो इसमें क्या होगा मित्रों, इसमें ऑप्शन है विज्ञान सीखने के अंतर विषयक क्षेत्र हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, तो विज्ञान अस्थायी कभी नहीं होता दोस्तों, यह हमेशा जो है अस्थायी होता है, यह भी आपका सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, यह भी ऑप्शन सही है आपका। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तो विज्ञान की जो प्रकृति के संदर्भ में यह कहना कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है या सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विज्ञान तथ्यों का समुच्चय के समतुल्य नहीं है। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बी है बच्चों के प्रति निष्ठ, सी है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ, डी है कक्षा कक्ष संस्कृत के प्रति निष्ठ। तो क्या होगा मित्रों, तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा किसे मानी जाती है, जो बच्चों के प्रति जो है निष्ठ हो, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या बी के साथ, बच्चों के प्रति जो निष्ठ हो। प्रश्न 11 है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी है ऐतिहासिक, सी है पर्यावरण संबंधी, डी प्रक्रियात्मक। तो क्या होगा, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की प्रक्रियात्मक वैधता को संतुष्टि क्रिया कलाप प्रयोग द्वारा होती है, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सट जाएगा, प्रक्रियात्मक होगा। प्रश्न 12 है, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो ऑप्शन ए है, यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है, बी है यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, सी है या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, डी है या शिक्षक और कक्षा का एक लय को तोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों को खूब अच्छे से पढ़िए, खूब गहनतम से जब पढ़ेंगे तो प्रश्नों का सेंस क्या कह रहा है यही हमको समझना है। जिस दिन आप सीटेट में जो है प्रश्नों का सेंस समझ जाएंगे तो उसी दिन जो है क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो इसमें जैसे कह रहा है कि अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो ऑप्शन है, या बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, तो या आपका जो है ऑप्शन यह भी सही है। बच्चों के मध्य क्या है कि जैसे एक दूसरे से पूछेंगे, समझेंगे, समझते हैं, अंतःक्रिया को उत्तेजित भी होते हैं, तो उनका जो है मनोबल बढ़ता है, प्रेरित होते हैं। भी है, या ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। तो जैसे कोई भी बच्चा यदि भ्रमण के लिए जाएगा तो जैसे जो चीज़ें वो सामने से देखेगा तो उसकी जो दृश्य बनेगी वह जो है उसके दिमाग में जो बहुत ही ठोस रूप से बहुत अच्छे से जो है उसको समझेगा, उसका अनुभव करेगा, इसके कौशलों को बढ़ावा देता है। यह भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, तो यह भी जो है आपका सही है। यह कह रहा डी, या शिक्षक और कक्षा के एक लय को तोड़ता है, तो यह ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। यानी देखिए ए बी सी आपका जो है ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन एक साथ, आपका पहला सही हो जाएगा। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, या ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है, बच्चों को प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना, बी जीवन के प्रति सुझाव और सौभाग्यता के मूल्यों का विकास करना, डी वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, और डी है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होगा, बच्चों के प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना, यह दोस्तों होता है जीवन के प्रति सुझाव और सौभाग्यता
सहभागिता मूल्यों का विकास करना, यह भी जो है एक उच्च प्राथमिक स्तर का जो है उद्देश्य माना जाता है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, यह भी है। कहा है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, जहाँ पे दोस्तों जैसे बल शब्द दिया, बल हुआ, केवल हुआ, या फिर हतोत्साहित शब्द हुआ, ये सब जो है यहाँ पे आपका हमेशा नेगेटिव ही सेंस देते हैं। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको लगे दिखे तो आप तुरंत उसको ऑप्शन को गलत काट दीजिए। तो यहाँ पे पूछा नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं है, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? निम्नलिखित में क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? तो ऑप्शन है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बी है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, सी है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, डी है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों में क्या है, ऑप्शन हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो ऑप्शन हमको कभी कभी चारों सही लगता है, लेकिन हमको चारों में से जो सबसे बेस्ट है उसी का जो है उसको इसी का सिलेक्शन करना है। तो जैसे है बच्चों में कक्षा विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना आपका सही है, लेकिन बच्चों की पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, सी है बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। सबसे बेस्ट जो होता है बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, यह ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। प्रश्न 15 है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करता है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित शब्द में से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन है सृजन करना, बी है विश्लेषण करना, डी है अनुप्रयोग करना, डी है बोध करना। तो क्या होगा मित्रों इसमें, तो जो आपका हो जाएगा या अनुप्रयोग करना होगा, ऑप्शन जो है सी सच जाएगा। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो आपका हो जाएगा अनुप्रयोग करना, ऑप्शन सी। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? पूछा है सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करती है। तो ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, बी है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, सी है विज्ञान की कोना बनाना, डी कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो दोस्तों इसमें जैसे विज्ञान क्लब की स्थापना करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना तथा विज्ञान का कोना बनाना बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान करेगी, लेकिन कक्षा में व्याख्यान सुनना गतिविधि बच्चों की सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। यह ऑप्शन आपका डी सच जाएगा। प्रश्न 17 है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए अवधारणा मानचित्र, बी है वर्णन अभिलेख, सी है पोर्टफोलियो, डी है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? विज्ञान में निम्नलिखित में किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? तो क्या होगा मित्रों इसमें अवधारणा का मानचित्र है, जैसे आपका विज्ञान में अवधारणा का मानचित्र तो होना चाहिए, वर्णन अभिलेख तथा पोर्टफोलियो के द्वारा कमी का पता लगाया जाता है। तो आपका है डी गलत हो जाएगा, तो ए बी सी यानी तीसरा सही हो जाएगा, 17 का तीसरा हो जाएगा। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, बी है लिखित परीक्षण, सी है कागज पेंसिल परीक्षण, डी है वर्णन अभिलेख। तो पूछा कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, तो आपका जो हो जाएगा वर्णन अभिलेख,
आपका जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्णन अभिलेख जो होता है। प्रश्न 19 है, गलत कथन पहचानिए। तो ऑप्शन ए, केरोसिन का कैलोरी मान उष्मी मान कोयले के कैलोरी मान उष्मी मान से अधिक है। बी है, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान उष्मी मान से अधिक है। सी है, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान उष्मी मान से अधिक है। डी है, सीएनजी का कैलोरी मान उष्मी मान डीजल के कैलोरी मान उष्मी मान से अधिक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कहा कैलोरी मान का केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। तो जो केरोसिन का कैलोरी मान होता है तो आपका जो होता है 45,000 से कैलोरी मान होता है 45,000, और जो आपका कोयले का जो कैलोरी मान होता है वो होता है 25,000। अब कोयले का कैलोरी मान कितना है यहाँ पे देखते हैं, 25,000 और लकड़ी के कैलोरी मान जो होता है वो होता है 17,000। अब बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो होता है 35,000। एलपीजी का जो कैलोरी मान होता है वो आपका होता है 55,000। और सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वो होता है 50,000। और डीजल का जो कैलोरी मान होता है 45,000 होता है। तो देखिए इसमें दोस्तों पूछा गलत कथन को पहचानिए। जो गलत प्रश्न है, जो गलत ऑप्शन है उसको हमको देखना है। पूछा केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है। तो केरोसिन का कितना है 45,000, और केरोसिन का कितना है, सॉरी केरोसिन का कैलोरी मान कितना है 45,000 और कोयले का कैलोरी मान 25,000 है। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पहला आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा है कोयले का कैलोरी मान 25,000 है और लकड़ी का कैलोरी मान 17,000 है, तो से अधिक है। पूछा है लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, तो यह भी आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बायोगैस का कैलोरी मान कितना है 35,000 है। बायोगैस का कैलोरी मान कितना दिया है 35,000, और एलपीजी का कैलोरी मान 55,000 है, से अधिक है। तो दोस्तों देखिए बायोगैस का कैलोरी मान जो कम है और एलपीजी के कैलोरी मान जो है अधिक है। तो यानी आपका ऑप्शन जो है गलत कथन पूछा या जो है आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और डी है, जैसे सीएनजी का जो कैलोरी मान होता है वो 50,000 है और डीजल का कैलोरी मान 45,000 है। तो सीएनजी किससे अधिक है, डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। यानी ऑप्शन ये आपका गलत ऑप्शन पूछा है, तो गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी गैस के कैलोरी मान से अधिक है, या आपका जो है गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ऑप्शन ए, लंबा मेरुदंड रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां। डी है, आगे को ढकेलने के लिए शरीर अनेक बलियों में मुड़ा। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए है सर्प, बी है केचुआ, सी है घोंघा, डी है अंकुश कृमि। तो दोस्तों यहाँ होगा आपका ऑप्शन एक सच जाएगा, सर्प होगा। जैसे जो सर्प है एक सरीसृप वर्ग का कशेरुकी प्राणी है जिसमें लंबा मेरुदंड रीढ़ तथा बहुत ही मांसपेशियां पाई जाती हैं जो आगे की तरफ गति करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो ये आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा। प्रश्न 21 है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन है, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। बी है, सभी धमनियां ऑक्सीजन के हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। सी है, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। डी है, धमनियों की भित्तियां प्रत्यस्थ होती हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जो मानव शरीर की फुफ्फुस धमनी है, मानव शरीर की जो फुफ्फुस धमनी है ऑक्सीजन रहित रुधिर को दाहिने नीले से जो है फेफड़े की तरफ ले जाती हैं। तो यह जो है आपका ऑप्शन किसके साथ होगा, या इसमें कहा सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो आपका जो है यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में कौन सा मिलानों का सही क्रम को निरूपित करता है। तो पूछा आपका एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, एग्जॉर्बिक अम्ल। तो इसमें जैसे पहला दिया आपका दही दिया है, दूसरा है पौलक, तीसरा है नींबू वंशफल, यह नींबू होगा, और चौथा है सिरका। तो क्या होगा, तो जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो हम जानते हैं एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, सिरका में। यानी आपका जो है जैसे पहले का हो जाएगा क्या, पहले का 4 है। और लैक्टिक अम्ल को बात किया जाए, जो दूध से दही जब बदलते हैं तो यह जो है आपका लैक्टिक अम्ल होता है, या दही के साथ जाएगा। यानी बी का जो ए का हो जाएगा आपका 4 और बी का हो जाएगा 1। और ऑक्सैलिक अम्ल जो है जैसे हरे साग सब्जी में पाया, जैसे पालक और लखुआ, इसमें जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यानी सी का जो है क्या होगा 2, सी का 2। अब बच रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो है नींबू में पाया जाता है, यानी डी का जो है 3। तो देखिए ए का 4 आपका जो है, बी का 1 और सी का 2, यानी ऑप्शन 3 में दिया है आपका। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, 3 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में, और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो ऑप्शन है ऑप्शन ए है कठिन कार्य, बी है खुला मस्तिष्क, सी अधिक सीखने की उत्सुकता, डी समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। तो क्या हो जाएगा मित्रों, पूछा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो जो है सीधा सीधा है कि कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। खुला वैज्ञानिकों का जो खुला मस्तिष्क होता है, अधिक सीखने की उत्सुकता उनमें पाई जाती है, और समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता उनमें पाई जाती है। तो जो कठिन कार्य आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। प्रश्न 24 है, हरी कक्षा 6 का शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी। तो घूर्णन विधि के लिए सबसे अच्छी विधि कौन होती है, प्रदर्शन है, बी है चर्चा, सी गतिविधि आधारित शिक्षण, डी है उदाहरण देना। तो दोस्तों जो होता है गतिविधि क्या है, कौन सी सबसे अच्छी विधि है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें क्या है, करके सीखो विधि आधारित होती है। तो या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन सी के साथ जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने के लिए सहायता करना, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, बी है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, सी है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, डी है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। 25 का क्या होगा मित्रों, तो आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसमें जैसे होता है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी होनी चाहिए, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति होती है, या ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट का। विज्ञान में मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है।
तो ऑप्शन ए विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, बी अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, सी अधिक आवर्ती जांच की परीक्षा, डी अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो दोस्तों इसमें विज्ञान के मूल्यांकन में जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है कि अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों का अभ्यास होता है। क्या होगा, या ऑप्शन जो है आपका डिक्स आ जाएगा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास होता है। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? पूछा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है अवलोकन, बी है स्थिति की कल्पना करना, सी है समाधान का प्रयास करना और डी है निष्कर्ष निकालना। तो क्या होगा, तो आपका जो है अवलोकन जो है समस्या समाधान का विधि चरण नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो ऑप्शन है उपयोग, बी है समानताओं का चित्रण, सी है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण और डी अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना। तो क्या होगा इसमें मित्रों? तो आपका जो है यह हो जाएगा समानताओं का जो है चित्रण होता है, यह ऑप्शन जो है बी का हो जाएगा। समानताओं का चित्रण को जो है विज्ञान के अनुरूपता विधि का एक चरण जो है माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 29 है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? तो ऑप्शन है जालीदार अजगर, बी वाइपर, सी है एनाकोंडा और डी है बोआ। तो दोस्तों जो जालीदार अजगर होता है विश्व में पाए जाने वाले सर्वाधिक लंबे सर्प हैं, जो इनकी लंबाई लगभग जो है कितनी होती है, 30 फीट होती है। इसकी लंबाई जो है 30 फीट। यह जो है संसार में पाए जाने वाले लंबे सर्पों में सबसे लंबे सांप होते हैं जालीदार अजगर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। प्रश्न 30 है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यहाँ खुशियाँ लाता है, यह एक आसान व्यायाम है, सी या लोगों को स्वस्थ रखता है, डी या भूख बढ़ाता है। तो दोस्तों विश्व भर में लोगों द्वारा जो योग किया जाता है करते हैं क्योंकि वह लोगों को स्वस्थ रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात किया जाए तो कब मनाया जाता है? जो योग दिवस होता है वह 21 जून को मनाया जाता है। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों? या लोगों को क्या करता है, या लोगों को स्वस्थ रखता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सीटेट से रिलेटिव यदि वीडियो और भी देखना हो तो, और बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।